बच्चों, आज हम आप सबों को आधुनिक काल का भारत का इतिहास जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट में आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें और देखें। इतिहास में तारीखों को क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उसका क्या कारण है कि तारीख को इतिहास में इतना महत्व दिया जाता है। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह हो या पुण्यतिथि। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ याद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाती है। जब हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थिति में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। आइए हम एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासन काल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों यथा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेटकॉफ, एलनबरो, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, लिनलिथगो, बेबेल आदि के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों से तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता है? वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। अब भी जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सिर्फ यह नहीं है कि राजा के द्वारा क्या किया गया, शासक के द्वारा क्या किया गया, या उनके लिए जो महत्वपूर्ण तिथि था, उनके लिए जो शासन की जो पद्धति थी वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस समय में जो हमारे समाज में जो घटित हो रही थी, जो हमारा आम जनता जिससे प्रभावित था, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होती है। वो भी हमारा इतिहास का एक भाग होता है। देखिए, आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। आज भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा भूभाग, भौगोलिक परिदृश्य वाले देश के बारे में सिर्फ किसी एक शासक के बारे में जान लेने से क्या हमारा जो पूरे भारत का इतिहास है, क्या वह कवर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें, क्योंकि हमारा जो देश है वह विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी अलग अलग, कहीं मैदानी भाग में बंटा है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में वहाँ के वनस्पति अलग अलग होते हैं, खान पान अलग अलग होते हैं, लोगों का रहन सहन अलग होता है, भाषा अलग होती है। तो इन सब पर ये सारा चीज़
इतिहास के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलते रहता है और वो एक इतिहास का एक अंग बनते जाता है। आइए हम जानते हैं कि इतिहास को सही ढंग से जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास को काल खंडों में विभाजित करना पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि इतिहास को काल खंडों में किस आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इतिहास में बड़े बड़े काल खंडों की घटनाएं दर्ज होती है। इन काल खंडों के निर्धारण पर ज़्यादा इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को काल खंडों में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्व को समझने में आसानी होती है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। बच्चों, हमारे देश में जो अंग्रेजी शासन रहा है उसी में एक अंग्रेज दर्शन के लोग थे, अंग्रेजी सोच के लोग थे, जेम्स मिल, जो एक अंग्रेज थे। और वो भारत के बारे में क्या सोचते थे, ज़रा आइए हम लोग पहले इस पर विचार करते हैं। जेम्स मिल का मानना था कि सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हुए हैं। उनकी यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। समाज में धार्मिक टकराव था, जातिगत बंधन था, अंधविश्वास की भरमार थी। जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। उनका मानना था कि पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन अगर हो जाए तो फिर हम भारत की स्थिति को बदल सकते हैं, यहाँ के इतिहास को हम अपने स्तर से लिख सकते हैं। यह अंग्रेज़ों का एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। इतिहास लेखन की जो यह धारणा थी वो इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन ही एक ऐसा शासन है जहां प्रगति संभव है और जहां सभ्यता का विकास हो सकता है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। क्या यह इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? यह बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है, यह भी बिल्कुल गलत बात है। क्या जब हिंदू का शासक था तो क्या उसमें मुस्लिम नहीं रहते थे? या मुस्लिम का जब युग था तो क्या हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? या इसी वक्त और जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग नहीं रहते थे? सभी रहते थे। इसलिए इसे धर्म के आधार पर अलग करना यह बिल्कुल गलत है। किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा है। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को अपनाया तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीति को अपनाया, किसी ने महावीर जैन के विचारों को, संदेशों को आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की ही देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेज़ी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी यह धारणा थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का वहाँ घोर अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। साथ ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था भारतीयों के लिए। ज़्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। बच्चों, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो औपनिवेशिक युग
अर्थात एक शब्द हमें बार बार एक शब्द का सामना करना पड़ेगा, वो है औपनिवेशीकरण। आइए देखते हैं कि औपनिवेशीकरण है क्या, औपनिवेशिकता क्या है। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमज़ोर देश पर शासन करता है। जिस तरह से अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से, जैसे कि भारत में इंग्लैंड के प्रभाव से यानी ब्रिटेन के प्रभाव से वहाँ का शासन जब यहाँ स्थापित किया गया और वहाँ की सभ्यता संस्कृति को यहाँ लागू किया गया और वहाँ के अनुसार जब यहाँ कानून लागू किया गया तो जो भी नीति बनती थी वो वहाँ के हिसाब से बनती थी। तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और उस काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। अर्थात जब से भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा है उसे हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। बच्चों, इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ स्रोत की ज़रूरत होती है। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं जिससे हम इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हैं। आइए देखते हैं। आज हमारी नज़र जिधर ही उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नज़र आता है, जैसे किले हैं, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपि, मूर्ति इत्यादि बहुत ऐसे हमारे पास स्रोत हैं जिसके बारे में हम इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं, इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की भी शुरुआत की थी। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1920 के दशक में बना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है। यह तर्क अंग्रेज़ों का यह तर्क था कि कोई भी चीज़ें हैं उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। हर एक जो भी सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा जो भी निर्देश या योजना या नीतिगत फैसला किया जाता था उसे सरकारी दस्तावेज के रूप में लिख करके उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जाता था। उसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया था और जिला स्तर पर भी इस तरह के तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर के कार्यालय में, प्रांतीय सचिवालय में, कचहरी में, हर जगह रिकॉर्ड को रखने के लिए रिकॉर्ड रूम बनाया गया था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। बच्चों, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेज़ों की नकलें भी सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। जो भी दस्तावेज थे उसे आप निकालने के लिए उसका नकल निकाला जाता था, नकल किया जाता था। उन्हें खुशनवीसी के विशेषज्ञ लिखते थे। खुशनवीस या सुलेख नवीस। खुशनवीस उसे कहा जाता था जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखा करते थे। बच्चों, ये सब जो जैसे कि खुशनवीस, सुलेख नवीस, ऐसे शब्दों को हमें याद रखना चाहिए ताकि हमें भविष्य में जब भी हम कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो इन सब शब्दों से हमें सहूलियत मिल सकती है। अब तो आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत की गई है। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। यह तो एक हुआ कि किस तरह हम अभिलेख को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद उस
अंग्रेज़ों के द्वारा सर्वेक्षण का भी प्रचलन किया गया था। अंग्रेज़ों का मानना था कि भारत में अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग क्षेत्रों के जो ग्रामीण स्तर है उसका हमें सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल, स्थानीय इतिहास की जानकारी इत्यादि हासिल होती थी। अंग्रेज़ों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने सर्वेक्षण का प्रचलन किया था। आप देख पा रहे हैं कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण की जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर है जो 1832 में ये बनाया गया था। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। तब से यह सुरक्षित रखा हुआ है संग्रहालय में। इसी क्रम में जनगणना का भी शुरुआत किया गया भारत में कि कितने व्यक्ति हैं, उनकी गिनती होना, किस जाति के हैं, किस व्यवसाय के हैं इत्यादि की जानकारी भी अंग्रेज़ों के द्वारा रखा गया है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में भी जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देख पा रहे हैं कि देश में 1951, 1961, 71, 1991, 2001 और 2011 में जनगणना की गई है। आगे आप देख पा रहे हैं अधिकृत रिकॉर्ड से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रहता है। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इतिहास को जानने के लिए ये जो अधिकृत रिकॉर्ड्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय जो रिकॉर्ड्स रखा गया है उस रिकॉर्ड्स के द्वारा हम उस समय के तत्कालीन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की एक तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें यह नहीं पता चलता कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करनी होगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि सरकारी जो रिकॉर्ड्स है वो तो संग्रहालय में या रिकॉर्ड रूम में मिल जाता है, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं वो उसका रिकॉर्ड सही नहीं होने के कारण उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चों, छपाई तकनीक के प्रसार के साथ अखबारों का भी प्रारंभ हो गया था। इस अखबार के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर जनता आपस में विचार विमर्श करने लगी थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार रखने शुरू किए थे। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। ये सब जो चीज़ें हैं जो लिखित रूप से है, उस अगर यदि हम इस पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति थी और किस तरह धीरे धीरे ये बदल रहा है। ये सारा चीज़ जो भी स्रोत है ये हमें अपने इतिहास को समझने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके बावजूद हम यह जान सकते हैं कि ये सारी जो जानकारी है सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रचे गए हैं। हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि हमारे आदिवासी, किसान, खदान, सुदूर देहात में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, किस तरह उनका रहन सहन सभ्यता था। ये सब प्राप्त करने के लिए हमें अभी भी काफ़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम कोशिश करें तो हम इन जानकारियों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। आइए, इस चैप्टर में कुछ शब्द हैं जिसे हमें जानना जरूरी होता है, जैसे विज्ञापन, सचिवालय, खुशनवीसी, अर्थशास्त्री, उपनिवेश, अभिलेख, आधुनिक, उपन्यासकार, ये सब कुछ नए नए शब्द हैं बच्चों। इसका हमें प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने
बड़ी गौर से इस बात को सुना और मुझे आशा है कि इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।